हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में आज हम बहिर्जात बल पे चर्चा करेंगे, अपक्षय अपरदन पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली क्लास को आपको प्राप्त होता रहे। शुरू करते हैं। बहिर्जात बल, देखिए किसी भी वस्तु का क्षरण होता है, वो चाहे भौतिक हो, रासायनिक हो या अन्य कोई बल हो। जब अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब होता है वेदरिंग, यानी कि घर्षण या बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे विभाजित होते हैं, इन सारी गतिविधियों को हम देखेंगे। और बहिर्जात बल में देखिए, आंतरिक बल के अंतर्गत पर्वत, पठार, नदी, झील, क्रेटर, अन्य प्रकार के जितने भी आप स्थलाकृतियाँ देखते हैं वो बनता है। लेकिन जब बहिर्जात बल लगता है तो बहिर्जात बल में पृथ्वी के बाहरी रूप में कई बड़े बड़े अंश छोटे छोटे रूप में विभाजित हो जाते हैं। जैसे एक पृथ्वी है, एक टुकड़ा ले लीजिए, ये टुकड़ा है और इस टुकड़े में आप देखेंगे कि चूना भी है, इसमें आप देखेंगे कि कार्बन भी है। अब अगर एक भौतिक अपर्दन के रूप में शामिल होता है, अगर भौतिक अपर्दन हो रहा है तो भौतिक अपर्दन में क्या होगा कि मान लीजिए एक छोटा सा हल्का सा दरार यहाँ पे है और रात के समय में इस पत्थर पे बर्फ जम गया। बर्फ जम गया तो इसका बर्फ जमने के बाद आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है और दिन में ये पानी हो गया। जब पानी हो गया तो जितना यहाँ पे और इसके वजह से आयतन बढ़ा था, पानी उसमें और भर गया। रात के समय में ये फिर उतना बढ़ेगा, धीरे 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 एक समय आएगा। वैसे इसमें प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। एक समय आएगा कि ऐसे करते हुए इस पत्थर पे इस तरह का एक दरार बन जाएगा, यानी कि ऐसे बन जाएगा और धीरे धीरे आते आते एक दिन ये पत्थर ही यहाँ से कट जाएगा और इस टुकड़े को अलग कर देगा। ये टुकड़ा अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं अपरदन, यानी भौतिक अपरदन के रूप में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक तत्व में बदलाव नहीं आता है। अगर ये पत्थर जिस तरह के जो मिनरल जो पदार्थ इस पत्थर में होंगे वही मिनरल वही पदार्थ इस पत्थर में होंगे। लेकिन अगर यही रासायनिक अपरदन होता है, जैसे मान लीजिए चूना है, चूना में पानी गिरा और कुछ ऐसे पदार्थ आए कि चूना जो है गल करके और अपना दूसरे आकार में ले लिया, या कार्बन है या कोई लोहा है। लोहा में क्या होता है, जब ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तब क्या होता है कि लोहा में मूर्छा लग जाता है। मोर्चा या मूर्छा, यानी इसको जो शुद्ध भाषा में कहते हैं जंग लगना। और जब एक लोहा में जंग लग जाता है तब वो थोड़ा भारी हो जाता है। जब भारी हो जाता है तो जैसे दिन भर उस पर शीत गिरा या लहर गिरे तो वो ऑक्सीकरण हुआ और एक परत इस लोहे पे एक परत जम गई और जब इस पर फिर धूप लगा तो ये जो परत जमी थी ये परत उजड़ गया। ऐसे करते करते लोहा समाप्त हो जाएगा, तो उसे कहेंगे रासायनिक अपरदन। उसके बाद घर्षण और बहुत सारी जो है अपक्षय होते हैं, बहिर्जात बल लगते हैं, तो हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं कि किस पे क्या और किस रूप में अपक्षय होता है। देखिए, बेदरिंग इसको बोलते हैं, बहिर्जात बल को बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि
पृथ्वी के आंतरिक बल को मैंने पहले देखा था। अब इसके बाहर जो बाहर आपकी आकृतियाँ दिखती हैं, इस पर किस तरह का फोर्स लगता है और यहाँ पे कैसी आकृतियों का बदलाव होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। उसे बोलते हैं बहिर्जात बल। यानी पृथ्वी के वायुमंडल यानी बाहरी परत में, बाहर स्थानों पे जिस प्रकार का जल मंडल, स्थल मंडल सब जो बाहरी है, उस पर किस तरह का फोर्स पड़ता है और किस तरह का बदलाव संरचना में देखने को मिलता है, उसे हम बहिर्जात बल के अंतर्गत रखते हैं। और अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? तो अपक्षय कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से क्रमशः एक एक प्रकार को हम देखेंगे। पहला प्रकार है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। देखिए, जब किसी भी वस्तु का कोई परिवर्तन ना हो, रासायनिक परिवर्तन उसमें ना हो, उसकी संरचनात्मक परिवर्तन को केवल परिवर्तित करे, यानी कि भौतिक रूप में अगर मान लीजिए कि एक छोटा एग्जाम्पल है कि आपके पास में एक छोटा सा पदार्थ है, इसे एक मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी है। अब इस मिट्टी को हम उठाए और छोटे छोटे टुकड़ों में करते हुए ढेर बना दिए, ढेर कर दिए, लगा दिए। अब ये वही पत्थर है, लेकिन ये पत्थर कई टुकड़ों में छोटे छोटे करके मैंने बना दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तत्व इसमें है वही तत्व इसमें है। किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए आप खड़ी चीनी लिए, खड़ी चीनी, लेकिन आपने क्या किया कि इसको पीस दिया। जब आपने पीस दिया तो ये हो गया पीसी चीनी। लेकिन जो गुण, जो कार्य इस खड़ी चीनी का था वही पीसी चीनी का होगा। ना तो इसमें कोई बदलाव हुआ, ना कुछ, केवल हुआ क्या, क्योंकि फोर्स यानी भौतिक रूप से संसाधनों से मैंने इसको केवल महीन कर दिया। तो यही स्थिति भौतिक अपरदन की होती है। उसे ही यांत्रिक अपरदन कहते हैं। किसी प्रकार से किसी संसाधन के द्वारा बड़े चीज़ों को छोटे में विभाजित कर दिया जाए और उसमें किसी भी प्रकार के कोई अन्य गुण विद्यमान न हो या कोई अन्य गुण परिवर्तित न हो, सेम एज इट इज़ वही गुण विद्यमान रहे जो पहले वाले वस्तु में था, तो उसे हम कहते हैं भौतिक अपरदन या यांत्रिक अपक्षय। अब भौतिक अपरदन या भौतिक अपक्षय के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा? तो उसमें शामिल होंगे, पहला होगा ताप के कारण छोटे बड़े टुकड़ों में विघटन, यानी कि ताप के कारण छोटे बड़े टुकड़ों में विघटन। ताप के कारण अब मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, चलिए एक सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। जुता हुआ खेत कोई देखे हो कि नहीं? जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत में क्या होता है कि जब खेत जुतता है तो ऐसे ऐसे बने रहते हैं। अब इसमें बड़े बड़े मिट्टी के ढेर होते हैं, बहुत बड़े बड़े मिट्टी। उसके बाद जब इसमें धूप लग जाता है, खूब अच्छे से धूप लग जाता है, तब इस पर दोबारा फिर एक बार जुताई करके इसे महीन कर दिया जाता है, यानी कि तब ये चूरा बन जाता है। तो एक तो ताप के कारण इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बड़े बड़े मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए। दूसरा हो गया कि सुबह एक ऐसा पत्थर है ये कि इसमें खूब ज़्यादा ताप लगेगा, मतलब तापमान, सूर्य प्रकाश जो है पड़ेगा, और जब सूर्य प्रकाश पड़ेगा उसके बाद में रात में अचानक से ठंडा हो जाएगा। जब अचानक से ठंडा हो जाएगा तब इसके टूटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी,
कहेंगे धूप छैया लगने से जो है लोगों को नुकसान होता है। तो इसमें आप ये ध्यान में रख चलिए, तुषार और चीरण को ध्यान में रख करके चलिए, तो एक साथ दोनों आप देखेंगे। एक पत्थर है, दिन में क्या हुआ कि खूब तापमान है, और तापमान के बाद क्या है, जो पत्थर है जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा छिद्र मिला उसमें हो गया पानी। ये तुषार के कारण, हिम के वजह से पानी आ गया, और दिन में खूब ताप लगा और पानी पिघल करके जहाँ जहाँ मौका पाया घुस गया। लेकिन जब रात हुआ तो टेम्परेचर हो गया माइनस में, या टेम्परेचर कम हो गया, तो जितने पानी अंदर गया था तो ये सब बर्फ़ में जम गए, बर्फ़ में जम गए। और जब बर्फ़ जमता है, पानी बर्फ़ बनता है, यानी पानी जब ठोस, पानी के ठोस आकार को बर्फ़ कहते हैं। और बर्फ़ जो है CO2, शुष्क CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब यहाँ पे बर्फ़ जमा, तो बर्फ़ जमने के बाद में आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। जब बर्फ़ जमा तो ये दबाव दिया, बर्फ़ कहाँ दबाव दिया, इस पत्थर के टुकड़े पे दबाव दिया, अपना जगह के लिए फैलाने के लिए जगह बनाया। और ये एक दिन में नहीं होता है, ये निरंतर कई वर्षों की प्रक्रिया होती है, तब जाकर के बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा एक सरसों के दाना भर कहीं जगह पहली बार बनाया होगा, बनाया, और जैसे इसमें समय बर्फ़ जम गया, एक सरसों दाना भर यहाँ जगह बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। दूसरे दिन फिर तापमान में हुआ और फिर खूब सूर्य का प्रकाश पड़ा, और ये सब पानी फिर हो गए, और जहाँ जगह बना था पानी और बढ़ गया। जब पानी और भर गया तो रात के समय फिर बर्फ़ का आकार लिया, तो फिर और जगह बनाया, और जगह बनाया। ऐसे करते 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 एक बड़े टुकड़े को कई वर्षों के बाद, हज़ारों वर्ष लग सकते हैं, सैकड़ों वर्ष लगते हैं, हज़ारों लग जाते हैं, कभी कभी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से भी ये एक बड़ा सा टुकड़ा अब कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो जब कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया तो इस वेदरिंग को कहा जाता है, भौतिक अपर्दन को कहा जाता है कि यह ताप के कारण बड़े छोटे टुकड़ों में विभाजित होना, और तुषार के कारण, तुषार का मतलब यही होता है कि रात्रि के समय, तुषार का मतलब पाला होता है, तुषार का मतलब होता है कि हिम वर्षा होता है। तो ऐसे स्थितियों में छोटे छोटे टुकड़ों का विभाजन हो गया, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, केवल आकार का हुआ है, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब किसी भी प्रकार के वस्तु में केवल उसके आकार, उसके आयतन में परिवर्तन हो, लेकिन किसी प्रकार के रासायनिक गुणों का परिवर्तन ना हो, उनमें मौजूद पदार्थों में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसी स्थिति यानी ऐसे अपर्दन या अपक्षय को अपक्षय कहा जाता है, यानी भौतिक अपक्षय कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक अपक्षय, जो यांत्रिक यानी मशीनीकरण के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, या किसी, जिसे मान लीजिए ईंटा होता है घर में, सबके जब घर बनता है, मकान बनता है, तो हर किसी के यहाँ फर्श पड़ते हैं, ईंटा लगता है। तो कई बार बड़े बड़े ईंटे को छोटे छोटे टुकड़ों में एक हथौड़े से अलग किया जाता है। तो हथौड़े से अलग करना यानी यांत्रिक, यानी मैंने एक यंत्र का इस्तेमाल किया, यंत्र का प्रयोग किया, और वो यंत्र क्या है, हथौड़ा। यंत्र क्या है, यंत्र है हथौड़ा। और हथौड़ा से मैंने एक अच्छे खासे ईंट को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में खूब तोड़ तोड़ करके एक ढेर लगा लिया। ये अच्छा खासा ईंटा मैंने तोड़ दिया, लेकिन मैंने प्रयोग किया एक यंत्र का। यंत्र क्या है, एक हथौड़ा है, लेकिन इसमें जो भी मौजूद पदार्थ है उसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। मतलब जो ईंट का आकार ये था, बस मैंने आकार को बदल दिया यांत्रिक की वजह से, इसमें किसी भी प्रकार के गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है यांत्रिक अपक्षय, यानी यंत्रों के द्वारा, भौतिक के द्वारा, यानी संसाधनों के द्वारा मैंने अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तो उसे कहा जाता है भौतिक या यांत्रिक अपर्दन। यानी यांत्रिक अपर्दन के अंतर्गत
ताप और तुषार के अंतर्गत आपने देखा। तीसरा है घर्षण। अब घर्षण के द्वारा कैसे अपर्दन होगा? अब मान लीजिए कि आप देखे हैं, साइकिल चलाए ही हैं, साइकिल जब लोग चलाते हैं, साइकिल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि सब कोई साइकिल चलाया होता है और हर कोई किसी ना किसी से जो हैंडल पकड़ते हैं, ये हाथ की जो हैंडल है, ये मुठिया, हर कोई चलाते थे, कहीं ना कहीं जब लड़ता है तो अपना हाथ हटा लेता है, मुठिया दूसरे की मुठिया में इसे घसर जाता है। जब घसर जाता है तो इस पे जो मुठिया के ऊपर जो है एक संसाधन लगा होता है, जो रबड़ का होता है, वो कट जाता है। जब कट जाता, छील जाता है, मतलब घर से रगड़ गया तो छील गया, तो मतलब उसी को बोलते हैं घर्षण। साइकिल वाला जो चोट खाया होगा सबको पता होगा, हम तो खाए हैं। घर्षण। अब मान लीजिए ये एक पत्थर ये है, पत्थर इसलिए ले रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में यही सबका होता है, और एक पत्थर ये है। अब ये पत्थर जो है आते आते गिरा और यहाँ पे क्या हुआ, आके घसरते हुए चला गया। या यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, या पत्थर छोड़िए, नदी में गए सब लोग, नदी नहाए ही होंगे, और जाहिर सी बात है नहाए ही होंगे। नहीं नहाए होंगे तो कुआं पे नहाए होंगे, कुआं पे नहीं नहाए होंगे तो नल पे नहाए होंगे, नल पे नहीं नहाए होंगे, अगर नहीं है नहाते होंगे तो अलग बात है, लेकिन कभी भी नहाए होंगे तो नल पे, कुआं पे, नदी पे, नाले पे, या कहीं नहीं तो सीवर में ही। जो लोग, बहुत लोग सीवर में नहा लेते हैं, जो दारू पीते हैं, इनके लिए है। दारू पीने के बाद लोग सीवर में ज़्यादा अच्छे से नहाते हैं, तो इनको नहीं पता होगा क्योंकि नशे में हैं, तो इनको नहीं पता होगा। नाले में भी लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि नाले में भी दारू वाले ही जाते हैं। लेकिन बाकी और जो लोग हैं कुआं पे नहाए होंगे तो देखे होंगे कि जो प्लस्तर हुआ और सीमेंटेड फर्श होता है, वो पानी की वजह से कुछ फर्श ऐसे होते हैं कि बहुत चिकने होकर के वो ढलवा आकार ले लेते हैं घसरते घसरते। तो वो क्या है, ये कई बार देखे होंगे कि ये फर्श है और फर्श में कई जगह ऐसे हो जाता है, पानी हल्का गड्ढा टाइप का हो जाता है, कहते कि पानी भरने लगता है बाद में। वो इसलिए होता है कि लोग स्नान करते हैं तो पैरवा रगड़ते हैं, और जब पैर खूब रगड़ते हैं तो धीरे धीरे ये ख़त्म होता रहता है। दूसरा जो ये कुआं है, जब इसमें से पानी निकाला जाता है तो इसमें जो रस्सी आता है, जिसे कहा गया कि करत करत ये अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये जो निशान होकर घर्षण होता है तो ये भी उस पदार्थ का, उस पत्थर का क्षय हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, बिना किसी परिवर्तन के ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि निरंतर उस पर फोर्स पड़ रहा है, निरंतर उस पर घर्षण हो रहा है, निरंतर उस पर घर्षण हो रहा है, निरंतर उस पर दबाव पड़ रहा है, लेकिन उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर आप जब इस सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, सबके नज़रों से गुजरता है, तो आप देखेंगे, और जो लोग नहीं भी ध्यान दिए होंगे तो आप ध्यान देना, अगर नहाते हो तो जाएंगे देखेंगे नल पे बैठेंगे या नदी पे, तो नदी पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो जब पानी बह करके आता है तो पत्थर के टुकड़े भी बह करके आते हैं और घसरते हुए चले जाते हैं, तो कई बार टूट फूट जाता है, छोटे छोटे में विभाजित हो जाते हैं। तो ये जो घर्षण होता है, तो घर्षण का प्रभाव भी होता है, और ये भी भौतिक अपर्दन में ही भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आता है। अब भौतिक अपक्षय में बार बार भौतिक अपक्षय बोलने का मतलब ये है कि इनके रासायन में कोई गुण, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। और जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा तो भौतिक अपक्षय में, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत आएगा। जो घर्षण होता है तो घर्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। बड़े बड़े पत्थर पानी में बहते हुए आते हैं, टकराते हैं, लड़ते हैं, बिगड़ते हैं, छोटे छोटे विभाजित हो जाते हैं, और ऐसे घर्षण पड़ता रहता है, फोर्स पड़ता है, तो वो उसका भी आकार बदल जाता है। अगला है दबाव। दबाव, अब कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि अगर उस पर दबाव पड़ता रहे, फोर्स पड़ता रहे, आप दबाते रहिए। जैसे सबसे अच्छी बात यह है कि आटा
औरतों ने जो खाना बनाती हैं, औरतें, सब कोई, औरतें पुरुष सब खाना बनाते हैं, लेकिन औरतों को ज़्यादा अच्छे ले आता है। आटा हो गया या भूसा, जो किसान है वो भूसा भरते होंगे गेहूँ पेड़ के, और जो किसान, ये किसानों के लिए है, जो किसान के बच्चे गांव के हैं वो समझेंगे। और जो दोनों नहीं समझते हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि अगर कहीं से कुछ खाने पीने की चीज़ है, मान लीजिए, चलिए नमकीन ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए, नमकीन नहीं, आइसक्रीम ले लीजिए, आइसक्रीम भी न लीजिए भाई, आइसक्रीम न लीजिए, वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, चॉकलेट वाकलेट, मतलब कोई खाने की चीज़ ले लीजिए। ये जितना भी आप दबाओगे दबाओगे दबाओगे, तो जब दबाओगे जितना दाब पड़ेगा, तो ये आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा, जब जाते से लगता है कितना मजबूत हो गया हो, लेकिन जब भी इसे निकालोगे तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर परिवर्तन नहीं, सीमेंट है तो सीमेंट का वैसे रासायनिक परिवर्तन सीमेंट में हो जाता है, लेकिन एक दबाव के भांति देखिए कि कई बार सीमेंट होता है कि एक लकड़ी की तरह मजबूत हो जाता है, बाद में उसको तोड़ करके और उसको किसी तरह से करके तब उसको फिर से भुरभुरा में बनाया जाता है। तो अत्यधिक दबाव के माध्यम से भी वस्तुओं के आकार बदलते हैं। जब दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो दबाव पड़ने के बाद भी जो है अपक्षय होते हैं, उसे भी भौतिक, यानी कि रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो और उसके वस्तुओं के आकार में परिवर्तन हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, टूट जाए, फूट जाए, किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ हो जाएं, लेकिन रासायनिक गुण परिवर्तित ना हो, उसे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि उसे मैकेनिज्म वेदरिंग के रूप में जाना जाता है। अगला है रासायनिक। अब अपक्षय के अंतर्गत ही हमने पहला देखा भौतिक, दूसरा है रासायनिक। रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आप देखेंगे पहला है घोल। घोल में आपने क्या लिया, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया और उसमें आपने क्या किया कि लाल, पीला, काला, ये सब रंग जो है मिला दो। अब एक कम घोल दिए खूब, लो घोल गया। अब ये पानी और ये सब अलग अलग हो गया, सब एक हो गया। अब इसने अलग अलग घोल बनाया तो इसने रासायनिक गुण परिवर्तित कर दिए, रासायनिक गुण परिवर्तित कर दिए। यानी घोल जब बना तो पहले अलग अलग था, अब ये बन गया दूसरा रासायनिक। एक तो इससे समझिए, दूसरा आप लोग समझिए कि आपने देखा होगा कि अगर H2O का नाम सुने होंगे, H2O होता है पानी का सूत्र। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु, और तब मिला करके बनते हैं H2O। तो ये रासायनिक गुण हुए इसके। दूसरी चीज़ एक से और समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी लैब में जाते हैं तब कोई एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, और दोनों मिलाएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो उसमें तो घोल में जब रासायनिक गुणों के परिवर्तन हो जाते हैं तो एक तो घोल के माध्यम से हो गया, और इन सभी के मैं एग्जाम्पल भी अभी बताऊंगा एक एक करके। दूसरा है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को लीजिए, हम एक सुंदर सा अच्छा सा पैसा लगा करके लोहा का टुकड़ा खरीद के लाए। हमने इस लोहे को रख दिया बाहर, क्योंकि हमारे पड़ोसी ने देखा नहीं था, और इसीलिए बाहर रख दिया कि पड़ोसी बार बार जब बाहर से निकलें तब देखें कि हम एक सुंदर सा लोहे का जो है टुकड़ा लाए हैं, और इससे हम कई प्रकार के बड़े बड़े हथियार बना सकते हैं।
लेकिन ला करके हमने पड़ोसियों को दिखाने के लिए डाल दिया बाहर, और बाहर डाल दिया। ये बात हम जानते थे कि हम बाहर डालेंगे पड़ोसी देखेंगे, लेकिन पड़ोसी एक चालाक था। पड़ोसी समझता था बाहर रखे हो, हम देखेंगे ही नहीं तुम्हारे नज़रों में, और जब तक हम तुम्हें पता नहीं होगा कि हमने देख लिया तब तक तुम हटाओगे नहीं। और ये जानता था इसे पड़ा रहेगा तो एक समय आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा? दिन में लगा खूब धूप लगा, और उसके बाद में फिर रात को हुआ ठंड। तो धूप लगा, रात को ठंड हुआ तो इस पे हल्के हल्के से बूंदी गिरा इस पे, फिर धूप लगा, फिर बूंदी गिरा रात में, और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें होने लगा, अब बूंदी गिर रहा है तो इसमें H2O और लोहा ये अपना क्रिया करने लगे। क्रिया कैसे करने लगे कि इस पे पड़ने लगा जंग, और इस पे जंग लगने लगा, तब ये फिर धूप पड़ा तो पोपड़ी बन करके धीरे धीरे लोहा ये उसका अपक्षय ख़त्म होने लगा, और धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। पड़ोसी इनके जान में देख ही नहीं रहा है, ये पड़ोसी को दिखाने के चक्कर में है। पड़ोसी देख रहा है लेकिन इनके नज़र में नहीं देख रहा है। एक दिन ऐसा आया करते यहाँ तक इधर से ख़त्म हो गया, इधर ख़त्म हो गया, इधर अचानक से दिन नज़र में आया कि पड़ोसी ने तो देख लिया। अब ये आकर देखते हैं तो इनके पास कितना लोहा बचता है पहले वाले से, अब इनका लोहा बचता है ऐसे इधर से टूट गया, इधर से टूट गया, इधर ये अपक्षय। तो इसे कहा जाएगा रासायनिक अपक्षय। यानी रासायनिक अपक्षय में भी कहा जाएगा ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक लोहा जंग बन करके वो अपने आप को समाप्त कर लिया। यानी कि अपक्षय के कारण ये अपवर्तित हो गया, ऑक्सीकरण के कारण ऑक्सीजन मिलता रहा, और ऑक्सीजन इन्हें मिलता रहा, पानी मिलता रहा, धीरे धीरे ये लोहा जंग लग करके ख़त्म हो गया। अगला पॉइंट है कार्बोनीकरण के द्वारा, और फिर है जलयोजन के द्वारा। जल के माध्यम से भी, कार्बोनीकरण के माध्यम से भी रासायनिक अपवर्तन होते हैं। अभी मैं कुछ और बताने के बाद इन सब का एक एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताऊंगा। प्राणीवर्गीय अपक्षय। अब देखिए प्राणीवर्गीय अपक्षय में अपक्षय और अपवर्तन। अपक्षय होता है स्थल पे, यानी कि स्थल पे तो अपवर्तन भी होता है, लेकिन अपक्षय होता है जहाँ पे पानी का मात्रा से न मतलब हो, लेकिन अपवर्तन होता है जल के द्वारा ही, जल के द्वारा। तो अपक्षय के अंतर्गत आपने देखा भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, और तीसरा है प्राणीवर्गीय अपक्षय। अब प्राणीवर्गीय अपक्षय में किस तरह से है, तो इसके भी 3 मानक हैं। 3 आधार पे प्राणीवर्ग यानी इंसान या जानवर के वधे से जो अपक्षय होता है उस पे। वनस्पतिक अपक्षय, जब पेड़ जो लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष लगा है, ये वृक्ष लगा है और इतना मिट्टी में जड़ है वृक्ष का, और आते आते यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, उसके बाद ये पेड़ गिर गया तो इतना सब पेड़ मिट्टी ले करके पूरा उजड़ के गिरा, तो यहाँ बन गया खड्डा, ये बन गया खड्डा, और इधर उधर की मिट्टी जो कसी हुई थी अभी तक वो ढीली हो गई। पानी बारिश हुआ, बस ये गड्ढा इतना बना था भी इतना बड़ा हो गया, और ये आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन तालाब का रूप ले लिया। तो ये तो हो गया वनस्पतिक अपक्षय। दूसरा हो गया जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय के माध्यम से भी होता है, और फिर मानवीय क्रियाएं जो होती हैं, जैसे पहाड़ को बम लगा करके तोड़ देना। बम लगा कर तोड़ देने से, मान लीजिए एक पठार है इतना बड़ा, अब इस पत्थर को तोड़ना है, अब इसमें की तरफ बम लगा दिए, बम दगा और यहाँ से सब टूटा उटा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, तो इसे कहते हैं मानवीय क्रियाएं के द्वारा। तो जब खनन होता है, चाहे वो कोयला का खनन हो या किसी अन्य पदार्थ का खनन हो,
अन्न पदार्थ का खनन हो। खनन के माध्यम से इंसान जो है मानवीय गतिविधियों के द्वारा, बम के द्वारा, किसी अन्न के द्वारा जो है अपक्षय करता रहता है। तो मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत जितने भी कार्य शामिल होते हैं उसे आप समझिए। तो हो गया आपका प्राणीवर्गीय। तो ये तो आपका हो गया अपक्षय। अपक्षय हो गया। अपर्दन, अपर्दन को बोलते हैं इरोजन। आपने बेदरिंग देख लिया, अब इरोजन देखेंगे। इरोजन का मतलब ये हुआ, अपर्दन का मतलब हुआ ये जल प्रवाह के द्वारा होता है। जल प्रवाह के द्वारा अपर्दन होता है। अपर्दन की क्रियाएं, जैसे एक नदी है, एक नदी आ रही है, बह रही है, लेकिन नदी के साथ आ रहे हैं कंकड़, पत्थर, बजड़ी, ये सब भी साथ साथ बहते हुए आते रहते हैं। तो उसको बोलते हैं अपघर्षण। अपघर्षण बोलते हैं। इसके तहत जो भी अपर्दन होगा, बीच में कंकड़, मान लीजिए यहाँ से बड़े बड़े पत्थर चले, अब यहाँ पे गिरते पड़ते यहाँ पहुँचते पहुँचते चूर चूर हो गए, बहुत महीन महीन टुकड़ों में हो गए। अब ये यहाँ से जल के साथ साथ में जब इनका प्रवाह होता है, कंकड़ पत्थर बजरी का प्रवाह होते हुए जब ये जाएंगे तो रास्ते में ये टूट फूट जाएंगे, एक दूसरे से लड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी कि ये है अपघर्षण। जो जल के बहाव के साथ पदार्थ आते हैं, कंकड़ पत्थर बजरी, इसे बोला जाता है अपघर्षण। और यहीं पे है सन्निघर्षण। अब इन्हीं को आप ले लीजिए। इन्हीं में से ये जैसे बहाव में होगा तो ये घर्षण करेंगे। जिस तरह से अपक्षय में घर्षण होता था, उसी तरह से अपर्दन में सन्निघर्षण होता है। अपर्दन में सन्निघर्षण होता है और घर्षण के प्रवृत्ति के द्वारा ये घर्षित होते हुए और अपने अस्तित्व को समाप्त करते रहते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते रहते हैं। तो उसे कहा जाता है सन्निघर्षण। संक्षारण क्या है? जल के माध्यम से कई ऐसे पदार्थ होते हैं कि बहाव में आते रहते हैं। तो छोटे छोटे करते हुए अपना एक अलग आधार बना लेते हैं और कई बड़े बड़े टुकड़ों को वो तोड़ मरोड़ देते हैं। उसे कहा जाता है संक्षारण। मतलब संक्षारण, सन्निघर्षण, घर्षण, ये सारी चीज़ें जो हैं लगभग एक ही प्रवृत्ति के हैं। लेकिन और जलीय क्रिया, जल दबाव और उत्पाटन, इसके द्वारा भी अपर्दन होता है। यानी अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा बहिर्जात बल के माध्यम से आकार बदल जाता है। उसमें रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और अन्य छोटे बड़े टुकड़ों को आधार में जा कर के अपना अस्तित्व बरकरार रख के समाप्त कर देते हैं। उसे अपर्दन कहा जाता है। अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया। अब आप देखेंगे तीसरा जो है बृहद संचलन। बृहद संचलन, अब ये क्या होता है? तो आप ये समझिए कि जो मलबा होता है, मलबा या कोई भी बड़े आकार से छोटे आकार में धीरे धीरे अपने ढलान पर गिरना या कह सकते हो खिसकना। आप एक ऐसे टुकड़े को उठाइए, मान लीजिए एक टुकड़ा है और उस टुकड़े को आपने रख दिया है। मान लीजिए एक हल्का सा ऐसे ढलान है और एक ज़्यादा ढलान हो गया है। मान लीजिए ऐसे ढलान है, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक टुकड़ा रखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खिसकता रहता है और एक दिन यहीं पे आकर के ख़त्म हो जाता है या आकर के अलग आकार ले लेता है। तो इसी को कहा जाता है संचलन। संचलन मतलब होता है चलता हुआ, यानी कि गति करता हुआ।
और बृहद संचलन कहा ही गया है। तो बृहद संचलन जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक है मंद संचलन, तीव्र संचलन और भूस्खलन। तो मंद संचलन कैसे है? एक मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है खूब, और यहाँ पे एक धीरे धीरे एक ऐसा यहाँ पे प्लेट है, प्लेट नहीं कहेंगे, छोटा सा पहाड़ का एक टुकड़ा है कि धीरे धीरे झुकाव ले रहा है, और 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 500 वर्षों में इस टुकड़े ने धीरे धीरे करते हुए यहाँ से ख़त्म करके और अचानक से धीरे धीरे ये नीचे गिरता जा रहा है। तो कई 100 साल लग गए, 200 साल, 500 साल, 1000 साल जो भी लगे, तो धीरे धीरे ये अपना अस्तित्व जो है तोड़ रहा है। इसे कहा जाएगा मंद संचलन। यानी एक पहाड़ के या एक ऐसे मलबा, एक ऐसा स्थान जो थोड़ा थोड़ा करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहा है, यानी ढाल पा करके या किसी अन्य जगह पे खिसक रहा है, तो उसे कहा जाएगा मंद संचलन। लेकिन यही धीरे धीरे करते हुए तो तेज आकार ले ले और तेजी से आकार लेकर के थोड़ा सा बढ़ रहा हो, 100 साल, 50 साल, 15 साल, तो उसे कहा जाएगा तीव्र संचलन। लेकिन मान लीजिए एक पहाड़ है और इस पे रास्ता बना हुआ है, लोग आते जाते हैं, आते जाते हैं, पता लगा सुबह इस रास्ते से आप नैनीताल गए थे, नैनीताल गए थे और नैनीताल से आपको दूसरे दिन लौटे तो आपने देखा कि ये जो रोड आपको बना था, ये इतना रोड से क्या इतना पूरी ज़मीन ही ख़त्म हो गई है, नीचे गिर गई है। इसे कहा जाता है भूस्खलन। भूस्खलन कहा जाता है वो अचानक से पूरा दरार ले करके धराशायी हो जाना। अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे कि उत्तराखंड में भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन का मतलब हुआ एक बड़ा सा टुकड़ा गिर गया है और वो लेकर के पहाड़ सहित नीचे खाड़ी में गिर गया है, तो उसे भूस्खलन। ये अचानक से ही होता है, रातों रात हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन का आकार समय ले करके ये गिर जाता है। तो बृहद संचलन जो होता है ये भी, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होते, भौतिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन इसका आकार क्रमशः होकर के हजारों सालों में नहीं होता है, 100 सालों में नहीं होता है, ये कुछ सालों या कुछ दिनों का परिणाम होता है। तो इसे कहा जाता है बृहद संचलन। अगला है निक्षेपण। अब ये निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण में कुछ टूटता फूटता नहीं है। निक्षेपण जो है अपरदन का परिणाम होता है। अब ये कैसे? मान लीजिए नदी है, ये नदी है, बह रही है, और नदी यहाँ से गाद लाया था, छोटा छोटा टुकड़ा कंकड़ पत्थर बजरी, आते आते जब इसका मंद हुआ, इसकी जो तेज है नदी का वो थोड़ा सा धीमी पड़ी, तो उसने क्या हुआ, जो मिट्टी ला रही थी वो मिट्टी को बगल लगाने लगी, इधर लगाने लगी, ऐसे ऐसे, यानी कि एक तटबंध बन गया। एक निक्षेपण ला करके जो यहाँ से बहा कर लाए थे मिट्टी, उसका ढेर लग गया, या आके ला करके गाद में एक धीरे धीरे करते हुए बन गया, तो ये तटबंध बना, इधर सब में पूरा खेती करने लायक बीच में मिट्टी बन गया। तो निक्षेपण जो है अपरदन का परिणाम होता है, और अपरदन जलबहाव को कहा जाता है। जलबहाव के तहत कंकड़ पत्थर बजरी टूटते फूटते, सन्नी घर्षण अपघर्षण जलयोजन दबाव के साथ में जो भी क्रियाएं बनती हैं उनको कहा जाता है। अपरदन के तहत जो कंकड़ पत्थर बालू बजरी लाया जाता था उसका कहीं ना कहीं निक्षेपण करना, यानी कहीं पे छोड़ना, कहीं पे लाके ढेर लगा देना, कहीं पे जा कर के जो है तटबंध बना देना, उसे निक्षेपण के तहत रखा जाता था। तो निक्षेपण। बाकी आप देखेंगे अपक्षय में क्या हुआ था, अपक्षय यानी वेदरिंग, वेदरिंग, अपरदन यानी इरोजन। इसमें आप क्या देखे थे कि अपक्षय के अंतर्गत आपने देखा था भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, प्राणी वर्गीय अपक्षय। अपरदन में आपने देखा था सन्नी घर्षण,
अपघर्षण, और उसके बाद में आपने बृहत संचालन देखा, उसके बाद आप निक्षेपण देखे। तो अपक्षय में और अपर्दन में तो दोनों में कुछ ना कुछ टूटता फूटता है। और बृहत संचालन में पृथ्वी की गतिविधियों में पहाड़ के या पर्वत पे कहीं जा कर के मंद गति से संचालन धीरे धीरे खसकता है, बाद में टूटता है, तीव्र से सूझता है और अचानक से भूस्खलन हो जाता है और पन्नी पानी मिट्टी सब ले करके गिर जाता है धड़ाधड़ और रोड और सब बाधित हो जाते हैं, तो वो होता है। लेकिन निक्षेपण इस प्रक्रिया में बहिर्जात बल के अंतर्गत जो निक्षेपण होता है वो अपर्दन का परिणाम होता है। अपर्दन नदी के द्वारा जल के द्वारा बहा कर लाया गया मिट्टी, बजड़ी, बालू, कंकड़, पत्थर ये सब कहीं पे ला करके स्थायी रूप में जमा कर दिए जाते हैं, तो तटबंध का रूप ले लेते हैं, ढेर का रूप ले लेते हैं। और जब डेल्टा बनता है तो नदी का पानी आता है जब बहाव, तो बीच बीच में आप देखेंगे ढेर लगा हुआ है मिट्टी का। तो ये जो ढेर हैं, ये ढेर का आकार भी दे देते हैं, इसमें खेती बाड़ी भी बाद में लोग करने लगते हैं। तो ऐसी गतिविधियों का आकार देते हैं। तो बहिर्जात बल के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को आपने देखा। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास के पर समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें, प्रतिमा GS एकेडमी का सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।